हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, इससे पहले जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड उस पार्ट का हमने कंप्लीटली रिवीजन भी कर लिया था एंड कंसेप्ट को भी समझ लिया था एंड थ्योरी को भी समझ लिया था। तो अभी हम लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में सुप्रीम कोर्ट टोटली कंप्लीट हो जाएगा, वो भी फुल डिटेल के साथ और फुल कंसेप्ट के साथ, तो ठीक है। एंड जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सुप्रीम कोर्ट पर, पार्ट नंबर सेकंड पर। देखिए, अगर पार्ट नंबर सेकंड की बात करें तो ध्यान से देखना है। देखो, पार्ट नंबर सेकंड में हमारा एक टॉपिक बाकी है। पार्ट नंबर फर्स्ट में ये हमारा बाकी रह गया था, पार्ट नंबर सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों की बात करें तो 6 टाइप हैं इसमें कितने टाइप हैं? 6 टाइप के क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो देखो कौन कौन से। सबसे पहला था फर्स्ट वाला, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट विवादों को सुनने का काम करता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? विवादों को सुनने का काम करता है। क्या करेगा? विवादों को सुनने का काम करेगा। क्या करेगा? विवादों को सुनने का काम करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट किन विवादों को सुनने का काम करता है? ऐसे विवाद जो भारत संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, या फिर इंडियन यूनियन बोल सकते हैं, जो कि भारत संघ और एक राज्य या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो। मतलब कोई ऐसा विवाद जो इंडियन यूनियन मतलब भारत संघ और एक राज्य या एक राज्य से अधिक से संबंधित कोई विवाद है, तो उस विवाद को सुनने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक इसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस ये हो जाएगा भाई। सेकंड वाले केस या कंडीशन की बात करें तो देखिए, सेकंड वाला है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। और कंडीशन ये है कि जो वो विवाद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के चल रहा हो। मान के चलो भाई, कोई विवाद अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के है, वैधानिक अधिकारों को या संवैधानिक अधिकारों को लेकर के कोई विवाद चल रहा है 2 राज्यों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट उन दोनों राज्यों के विवादों को सुलझाने का, सुनने का काम करेगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें हमने 2 केस पढ़े हैं। फर्स्ट वाला केस बोलता है कि इंडियन यूनियन, भारत संघ और एक राज्य या एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा हो। प्लस सेकंड देखा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी कोई विवाद हो, लेकिन वो विवाद किसको लेकर के हो? वैधानिक अधिकारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लेकर के हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाने का या सुनने का काम करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने इसमें बोला है कि टोटल 6 हैं। कितने हैं टोटल? 6 टाइप में। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला देखिए। तो देखिए, अगर बात करें सेकंड वाले की, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं, मतलब अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर बात करें तो देखो, पूरे भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, या ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी इंडिया का सबसे बड़ा अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा न्यायालय है, तो अपन कहेंगे सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है? तो मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत क्या करेगा? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध, हाई कोर्ट के डिसीजंस के विरोध में क्या करेगा? अपील सुनाने का काम करेगा। देखिए इधर अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या कहता है कि सभी हाई कोर्ट के निर्णय मतलब डिसीजन के विरुद्ध के खिलाफ अपील सुनाने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो देखिए, बोला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं, अगर वो डिसीजन गलत होते हैं या अनफेयर होते हैं, तो उन अनफेयर या गलत डिसीजनों के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनाने का अधिकार आता है। कहाँ से? अपीलीय क्षेत्राधिकार से ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस के विरोध में क्या सुनाएगा? अपील सुनाएगा। तो देखिए ऐसे कौन कौन से मामले हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो सकता है, संवैधानिक मामला, दीवानी मामले हो सकते हैं, सिविल मामले जैसे कि हमने बात की थी, फौजदारी मामले हो सकते हैं, क्रिमिनल मामले हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये 3 टाइप के मामले हो सकते हैं, संवैधानिक मामला हो सकता है, दीवानी मामला हो सकता है, फौजदारी मामला हो सकता है। दीवानी और फौजदारी मैंने आपको इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें कंप्लीटली बता रखा है डिटेल के साथ में कि दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो दीवानी या सिविल मामले ऐसे मामले जो घर परिवार की छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो, थोड़ी बहुत पैसों को लेकर के छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो, उसे बोलते हैं दीवानी मामले, ठीक है। सेकंड देखिए फौजदारी या क्रिमिनल मामले। फौजदारी या क्रिमिनल मामले क्राइम से संबंधित सारे मामले इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। क्रिमिनल मामले बड़े वाले मामले आ जाएंगे जिसमें बड़ा नुकसान हो गया हो किसी का, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी इन दोनों के बारे में डिटेल के साथ में हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसके बारे उसमें हमने कंप्लीटली बता रखा है कंसेप्ट के साथ। तो अगर आपको ये दोनों समझने हैं तो आप वहाँ पर जाके समझ सकते हो। तो देखिए, तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं भाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध अपील सुना सकता है? तो संवैधानिक मामले हो सकते हैं, दीवानी मामले हो सकते हैं, फौजदारी मामले हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हमने ये सेकंड वाला टोटली कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा था? हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे हम, शक्तियां पढ़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार या शक्तियां 6 प्रकार की हैं, 6, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वाला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ लिया था। सेकंड वाला हमने कंप्लीट कर लिया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। एंड अगर थर्ड वाले की हम बात करें तो देखिए, अगर बात करें थर्ड वाले की तो थर्ड वाला है परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब एडवाइस देने का काम करेगा, परामर्श देने का काम करेगा। तो जो इसमें क्या होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो क्या कर सकती हैं, कोई ऐसा मुद्दा जो लोक महत्व का मुद्दा हो, ठीक है, ऐसा मुद्दा जो समाज के कल्याण को लेकर के हो, लोक महत्व का मुद्दा हो, इन सब मामलों से संबंधित अगर कोई मामला होता है, अगर कोई विचार आता है तो राष्ट्रपति साहिबा क्या कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकती हैं। हाँ, उस एडवाइस को मानना और ना मानना वो हमारी राष्ट्रपति साहिबा के ऊपर डिपेंड करता है। उस एडवाइस को मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति साहब पर डिपेंड करता है, पर वो मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से लोक महत्व के मुद्दे पर। देखिए परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के या लोक हित के बोल सकते हैं, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 143 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत, ठीक है। और इस परामर्श को जो ये सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा, इस परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार क्या है? ऐसा क्षेत्राधिकार मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा, जो राष्ट्रपति साहिबा हैं वो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर या लोक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं, परामर्श मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत आएगा? तो ये आर्टिकल 143 के तहत आएगा। और इस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किस पर डिपेंड करेगा? ये करेगा हमारे राष्ट्रपति जी की इच्छा पर, उनके विवेक पर, ठीक है। तो हमने तीसरा भी कंप्लीट कर लिया है, परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फोर्थ नंबर का देखिए, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां मतलब पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उनको एक रिकॉर्ड के रूप में, एक अभिलेख के रूप में रखा जा सकता है। और इन अभिलेखों, इन रिकॉर्डों का मतलब इन निर्णयों, इन डिसीजन का उपयोग भविष्य में इनसे छोटे वाले न्यायालयों या इसके द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया था उस टाइम पर, तो उस डिसीजन के आधार पर ये निर्णय हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन दिए जा रहे हैं उनको अभिलेख के रूप में रख सकते हैं, रिकॉर्ड के फॉर्म में रख सकते हैं उनको, और भविष्य में क्या कर सकते हैं, उनको अपन उपयोग कर सकते हैं। और अपन कौन उपयोग करेंगे? छोटे वाले न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सभी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो ये आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं 129। मतलब अभिलेख न्यायालय की शक्तियां 129 आर्टिकल किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कि भाई न्यायालय के सभी निर्णयों को अभिलेख के रूप में रखा जा सकता है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है, और इन निर्णयों को भविष्य में किसी न्यायालय में पेश किया जा सकता है, और इन डिसीजन को भविष्य में इन फ्यूचर किसी भी कोर्ट में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है कि भाई इसके तहत हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है टोटली फोर्थ नंबर का कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट नंबर आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप में। तो देखिए, जैसे कि आपने जब मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो आर्टिकल 32 में पढ़ा होगा
कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या एक्सप्लॉइटेशन करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो यहीं पे बोला गया है कि आर्टिकल 32 कहता है कि भाई मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और वो भी कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो भाई 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हैवियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसको मैंडामस कहा जाता है, प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है, और अधिकार प्रक्षार जिसका क्यों वारंटो कहा जाता है, और उत्प्रेषण जिसको सर्टियोरारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर के रूप में कौन, सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के आदेश निकाल सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और ये 5 प्रकार की रिट के बारे में बताया गया है कहाँ पर, जो हमारी फंडामेंटल राइट की क्लास है उसमें। जो हमारी फंडामेंटल राइट की क्लास है, ठीक है, उसमें हमने 5 प्रकार की रिट को टोटली कंप्लीट किया है, वो भी कंसेप्ट के साथ, वो भी फुल डिटेल में। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो हमने 5 नंबर का कंप्लीट कर लिया। अब 6 नंबर का लास्ट देखिए। अगर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर का है कि पुनर्विचार संबंधी विशेषाधिकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने द्वारा दिए गए डिसीजन पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। ये किसका अधिकार है, पुनर्विचार करने का अधिकार है। तो ये कौन देता है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये अंतर्गत आएगा 137 आर्टिकल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, 137 आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। मतलब आर्टिकल 137 के अंतर्गत आता है क्या, पुनर्विचार संबंधी विशेष अधिकार, वो भी किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो देखिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। मतलब सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया एक बार, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर दोबारा भी विचार कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो उस अपने द्वारा दिए गए डिसीजन में फेरबदल कर सकता है, मतलब परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, प्लस अगर ठीक लगे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अगर ठीक लगे तो उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक बाकी था क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के और शक्तियां, तो 6 प्रकार के देखे थे हमने, 6 की 6 हमने 6 की 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारी क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए अगर बात करें, सबसे पहले हमने देखा था वही सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के बारे में बात करें। 6 टाइप की थी। फर्स्ट में देखा था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, विवादों को सुनने का काम करेगा। और किस टाइप के विवाद, मतलब कोई विवाद अगर भारत संघ तथा एक राज्य से अधिक के बीच कोई विवाद हो तो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट विवाद को सुनेगा। सेकंड हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, वो भी किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, मतलब वैधानिक अधिकारों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने का काम करेगा। सेकंड हमने देखा था अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या होगा, अगर हमने देखा था कि सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट इसके तहत हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध में अपील सुना सकता है। और कौन कौन से मामलों में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वाला मामला हो, सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो। आगे हमने 3rd नंबर में बात की थी परामर्शी क्षेत्राधिकार, मतलब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। परामर्शी क्षेत्राधिकार मतलब जो राष्ट्रपति या सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 143 के तहत आएगा। हाँ, उस परामर्श को मानना और ना मानना ये किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो ये प्रेसिडेंट साहिबा की इच्छा पर डिपेंड करता है। आगे 4th नंबर में हमने देखा था अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, तो ये कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है, तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है। इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेख के रूप में रखा जा सकता है और भविष्य में इन फ्यूचर इनका क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, इनको पेश किया जा सकता है किसी न्यायालय के द्वारा और इनके द्वारा भी। आगे देखिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तौर पर, तो आर्टिकल 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है सीधे तौर पर, तो आप किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो। ठीक है, तो अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको अपन हैवियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश मैंडामस जिसको बोला जाता है, प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन बोला जाता है,
अधिकार पश्चात जिसको क्वेबारंटो बोला जाता है, उत्प्रेषण जिसको सर्टियोरारी बोला जाता है। 6 नंबर क्या है, पुनर्विचार संबंधी मतलब मामला मतलब रिव्यू जुरिस्डिक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो ये आर्टिकल आएगा 137 के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, हमने इसमें देखा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए किसी डिसीजन पर पुनर्विचार कर सकता है, और अगर उसको ठीक लगता है, मतलब कोई संबंधित मामला उसको ठीक लगता है, तो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन में, अपने द्वारा दिए गए निर्णय में फेरबदल कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा टोटली सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को मिला करके हमारा टोटली सुप्रीम कोर्ट कंसेप्ट के साथ इन डिटेल के साथ कंप्लीट हो चुका है। कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं एंड अपना फीडबैक जरूर दें, और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। और अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक लगी हो तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं आने वाली अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।